नमस्कार। डिजाना न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या में पहला नंबर प्राप्त कर लिया है। यानी आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। हालात ये है कि हम 142 करोड़ के हो गए हैं, यानी 1 अरब 42 करोड़ की हमारी आबादी हो गई है। और जुलाई में स्थिति ये होगी कि हम चीन से लगभग 30 लाख आगे होंगे। जनसंख्या के हिसाब से भारत अभी तक दूसरे नंबर पे था, लेकिन हाल ही में हमने चीन को पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। अब मुद्दे की बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि जो बढ़ती हुई आबादी है, ये वरदान है या अभिशाप है। अर्थशास्त्री तो ये कहते हैं कि आबादी वरदान होती है, वर्क फोर्स बढ़ता है, बड़ा बाजार बढ़ता है। और आज जिस तरह से दुनिया के सारे बड़े देश, आर्थिक रूप से मजबूत देश, वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो अगर भारत को हाथों हाथ लेते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है, यानी इंडिया में है। हर देश को एक बाजार चाहिए और भारत से बड़ा बाजार कहीं नहीं है। इसलिए हमारी ताकत विश्व स्तर पर मानी जाती है, हमारे नेताओं को विश्व स्तर पर सम्मान मिल रहा है और भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन क्या बढ़ती हुई जनसंख्या सच में वरदान है, और यदि इसे नहीं संभाला गया तो क्या यह अभिशाप साबित होगी। चीन ने भी लगभग 30 साल पहले इस दौर से चीन गुजरा है, लेकिन जो सख्त नीति चीन ने अपनाई, एक फैमिली एक बच्चा, उस नीति के चलते चीन अपनी आबादी पर कंट्रोल कर सका और इतना कंट्रोल कर पाया कि वो हमसे पीछे हो गया। तो चलिए, कम से कम हम किसी मामले में तो चीन से आगे हुए, किसी मामले में तो हमने चीन को पछाड़ा। लेकिन ये आबादी हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, जो हमारे नियमित गेस्ट हैं, मेहमान हैं, विचारक हैं। देश भर के पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आर्थिक विषयों पर वे अपने विचार पत्र पत्रिकाओं में देते रहते हैं, लिखते रहते हैं और कई किताबों के वो लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, मनीषी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। चीन को पछाड़कर भारत नंबर 1। ये जो चीन को हमने पीछे छोड़ा है, इससे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? वास्तव में प्रतीक जी, शुरुआत में बहुत अच्छा प्रश्न है। इन दिनों पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या प्रभाग के द्वारा हाल ही में प्रस्तुत जनसंख्या रिपोर्ट 2023 को पढ़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट में सबसे खास बात ये कही गई है कि भारत 1 जुलाई 2023 को 142 करोड़ 86 लाख जनसंख्या के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देश होगा और भारत की आबादी चीन से 1 जुलाई को 30 लाख अधिक होगी। तो महत्वपूर्ण बातें भी इस अध्ययन रिपोर्ट में कही गई है, ये कि भारत जहां दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, वहीं दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी वाला भी देश बन गया है। ये भारत के पक्ष में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। युवा मतलब 18 से 45 वर्ष। 18 से 45 वर्ष। और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में ये भी रेखांकित किया गया है कि भारत की जो 50% आबादी है वो 25 वर्ष की कम उम्र की है और भारत की जो कुल 65% आबादी है वो 35 वर्ष से कम उम्र की है। और इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत दुनिया की नई आर्थिक शक्ति बन सकता है अपनी नई युवा आबादी के आधार पर। लेकिन ये भी जोड़ा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और जिस समय ये रिपोर्ट दुनिया में चर्चित हो रही है, दुनिया के लोग भी कह रहे हैं कि यदि भारत अपनी आबादी को, अपनी नई पीढ़ी को, अपनी युवा आबादी को बहुत अच्छी तरह से शिक्षित, प्रशिक्षित और नए दौर की डिजिटल स्किल से सुसज्जित कर देगा, तो ये जो आबादी है वो भारत के लिए वरदान बन जाएगी
और यदि मान लीजिए भारत ने इस डगर पर पहल नहीं की, भारत नई पीढ़ी को दुनिया के नए दौर, रोजगार दौर के अनुरूप तैयार नहीं कर पाया, तो यही आबादी भारत के लिए अभिशाप भी बन सकती है। तो एक दुनिया का ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ है, दुनिया भर में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या पे चर्चा हो रही है और सबसे खास बात ये कही जा रही है कि 30 साल पहले जिस तरह से चीन ने अपनी सबसे अधिक युवा आबादी के साथ आगे बढ़ने का कदम बढ़ाया और इस युवा आबादी को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, और आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन आगे है, वैसा ही भारत भी कर सकता है। लेकिन यह जरूरी है कि नई पीढ़ी की मुट्ठियों में नए दौर की स्किल्स दी जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। महिलाओं के लिए जो शिक्षा का दौर है उसे इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि वे शिक्षित भी हों और भारत में महिलाओं की साक्षरता दर और बढ़े। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इस रिपोर्ट में कही गई हैं। डॉक्टर भंडारी, सवाल ये है, बहुत सारे अर्थशास्त्री जिसमें आप भी इत्तेफाक रखते होंगे और ख़ासकर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री रहे हैं, उनकी ये स्पष्ट मान्यता है कि जनसंख्या जो होती है, बढ़ती हुई जनसंख्या, वो हमेशा वरदान होती है, वो अभिशाप नहीं होती है। और बढ़ती हुई आबादी जो है वो एक तो देश को, किसी भी राष्ट्र को जो है वो वर्क फोर्स यानी कार्यबल उपलब्ध कराती है और डिमांड को क्रिएट करती है बढ़ती आबादी। और चूंकि बढ़ती हुई कार्यबल जो होता है, वो वर्क फोर्स जो होता है वो इनकम करता है, तो इनकम की वजह से मांग भी बढ़ती है और उत्पादन भी बढ़ता है, तो ये देश के लिए एक अच्छा माना जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा, हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं भारत के और चाहे चीन के भी, और हमारे शास्त्र में भी ये पढ़ते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी बढ़ाती है, बेरोजगारी बढ़ाती है, भुखमरी बढ़ाती है, स्वास्थ्य की हालत ख़राब रहती है, शिक्षा की हालत ख़राब रहती है। तो ये जो दोनों बातें हैं, दोनों पक्ष हैं, आप चूँकि अर्थशास्त्र के विद्वान प्रोफेसर हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा चुनौती भारत के सामने है कि हमारे आबादी के पास, अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि हमारी आबादी पिछले सालों में 8 बेरोजगारी की जो दर है वो 3 सालों में सर्वाधिक हो गई है, 8.11 हो गई है, मार्च की तुलना में और बढ़ गई है हमारी बेरोजगारी। तो क्या जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी भारत की, हम उन चुनौतियों से पार पा पाएंगे जो बेरोजगारी के लेकर है, जो शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, भुखमरी और गरीबी को लेकर है? 85 करोड़ लोगों को तो हम अभी मुफ्त में खाना बांट रहे हैं, और कितनों को हम बांटेंगे? प्रतीक जी, बहुत सही प्रश्न है आपका कि देश की नई आबादी दुनिया के अर्थशास्त्रियों की और दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की निगाह में एक वरदान भी बन सकती है। और ये वरदान इसलिए बन सकती है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों की यदि क्रय शक्ति बढ़ती है तो उद्योग बढ़ते हैं, कारोबार बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है और रोजगार भी बढ़ते हैं। जिस तरह से हम एक बहुत आधार यही रखें कि 30 साल पहले जब चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला और युवा आबादी वाला देश बना, तब चीन की जो स्थिति थी लगभग वैसी स्थिति 30 साल बाद हमारी भी है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। कल जो नए आंकड़े आए हैं, विश्व बैंक के आंकड़े, उसके अनुसार 2023 में भारत की जो विकास दर है वो दुनिया में सबसे अधिक है, वो है 6.3%। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 585 अरब डॉलर का है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के निर्यात अपने लक्ष्य से ज़्यादा है, 770 अरब डॉलर 2022 में। तो ये जो अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ रही है, इस अर्थव्यवस्था को नई पीढ़ी और जिनकी उम्र ये फोकस किया जा रहा है कि 50% लोग 25 से कम उम्र के हैं, ये भारत की बहुत नई ताकत बन सकती है और ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। और निश्चित रूप से इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी जो जनसंख्या है, यदि हम कौशल प्रशिक्षित कर दें, नए दौर के अनुरूप, डिजिटल दौर के अनुरूप तैयार कर दें, तो 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और 2047 में दुनिया का विकसित देश बनने की संभावनाओं को पूरी करेगा। लेकिन चुनौतियां भी सामने हैं। यदि हम ये सब नहीं कर पाए, जिनके सामने सारी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे हैं, बेरोजगारी के क्षेत्र में भी हम जितने लक्ष्य रखते हैं उतने रोजगार के अवसर नहीं दे पा रहे। हंगर इंडेक्स जो है, भुखमरी का जो इंडेक्स है, उसमें हम बहुत खराब हालत में हैं।
हमारी हालत बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खराब है। निश्चित रूप से यदि हम ये जो वैश्विक सूचकांक देखें तो लगता है कि ये हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, दुनिया की सर्वाधिक आबादी का जो एक नया ठप्पा भारत के ऊपर लगा है, ये और चुनौतियां बढ़ेगी। और ये कुछ रिपोर्टें देखें, सबसे पहली रिपोर्ट जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, पूरी दुनिया में मानी जाती है कि किसी देश की जनसंख्या की स्थिति क्या है, वो रिपोर्ट होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट, मानव सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट। ये 189 देशों के अंदर भारत की रैंकिंग 131वीं है। हम बहुत पीछे हैं। हम हमारी जनसंख्या के लिए पर्याप्त शिक्षा, नई पीढ़ी के लिए स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति अभी बहुत अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं। हम वैश्विक सूचकांक के अंदर वास्तव में दुनिया के कई विकासशील देशों से पीछे हैं। हम जो जनसाधन निर्देशांक है उसमें भी बहुत पीछे हैं। तो ये जो वैश्विक रिपोर्टें हैं ये एक आगाह कर रही हैं, ये अभी भी चुनौती दे रही हैं कि अभी जब हमारी जनसंख्या पिछली बार हुई है 2011 में, और 2011 के हिसाब से हमारी जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़, और चूंकि 2021 में जनगणना फिर होनी थी लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पा रही, तो अभी अनुमानित है अभी तक 1 साल पहले तक कि हमारी जनसंख्या करीब 138 करोड़ के आसपास है। तो ये जो हमारी जनसंख्या है सरकार के आंकड़ों में, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि सबसे अधिक होगी 1 जुलाई को भारत की जनसंख्या। तो हम जब हमारी वर्तमान जनसंख्या के लिए विभिन्न ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमारे शहर भीड़ भरे हो रहे हैं, गाँवों से शहरों की तरफ लोग आ रहे हैं, स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं हमारे सामने, शहरों में जन यातायात की समस्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है, घरों की समस्या है, तो ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन समस्याएं नहीं बढ़ें, इसके लिए यही ज़रूरी है कि हम हमारे देश के अंदर जो नई पीढ़ी है उसकी ताकत पे हम आगे बढ़ें। पर जो समस्याएं आप बता रहे हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह मौजू प्रश्न नहीं होगा या मौजू स्थिति नहीं होगी कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर, जो हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम है उस पर भी हम बहुत जोर दें और बहुत गंभीरता से उस पर काम करें। निश्चित रूप से प्रतीक जी, जहाँ नई पीढ़ी से संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जनसंख्या के विस्फोट की भी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है, हम चीन को हमारे सामने रख सकते हैं कि 30 साल पहले जो चीन आगे बढ़ा आर्थिक शक्ति बनने के डगर के ऊपर, उसे कहाँ कितनी दिक्कतें 30 साल में आई। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा एक विश्लेषण करूं और बहुत उपयोगी है। चीन ने 1980 में एक दंपत्ति एक संतान की नीति अपनाई, कठोरतापूर्वक अपनाई, और चीन को शुरू में तो इसके फायदे मिले, लेकिन 2015 के बाद चीन को लगा कि जनसंख्या देश में बहुत तेजी से घट रही है, उत्पादन घट रहा है, कामगार नहीं मिल पा रहे हैं और देश में लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो 2016 में चीन ने अपनी जनसंख्या की नीति को बदला। उन्होंने कहा एक दंपत्ति 2 बच्चे, फिर बहुत सारी सुविधाएं दी गई, फिर भी जनसंख्या नहीं बढ़ी, नई पीढ़ी नहीं बढ़ी। चीन ने 2021 में और आगे बढ़ के कहा कि एक दंपत्ति 3 बच्चे, और अभी 2 साल में चीन पा रहा है कि इतनी सुविधाओं के बाद भी चीन में नई आबादी, बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है और चीन में नई जनसंख्या की बहुत कमी आती जा रही है। सारे प्रोत्साहन दिए चीन ने, मुफ्त शिक्षा की बात कही, नौकरियों की बात कही, सरकारी सुविधाओं की बात कही, लेकिन चीन का जो अनुभव है कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है कि न तो देश में जनसंख्या का विस्फोट हो और नहीं हमारे लिए जो जरूरी जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील श्रम है, उसकी कोई कमी हो। और इसके लिए फिर वही बात सरकार की कि हमें एक दंपत्ति 2 बच्चों की नीति पर आगे बढ़ने पड़ेगा। और यह सचमुच एक दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया में हमारा देश भारत पहला ऐसा देश है जिसने 1956 में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन का कार्यक्रम लागू किया, लेकिन पूरी तरह से असफल रहा है और हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या नई पीढ़ी से वरदान भी बन सकती है, लेकिन ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरे देश में एक परिवार, एक दंपत्ति, 2 बच्चों की नीति पर आगे बढ़े। ये देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। देश के 2 राज्यों ने, उत्तर प्रदेश और असम ने अपने अपने राज्यों में ये नियम लागू किया है कि यदि 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे एक दंपत्ति के, तो फिर वहाँ पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी।
देखिए, चीन की जब आप बात कर रहे हैं तो चीन में तो क्या है, लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ तानाशाही है। और वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष कह देता है वो करना पड़ता है, बंदा बंदूक की दम पे वो करा लेते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो बहुत छोटा रहा हूँगा, 1975 में मैंने तो पढ़ा ही है, लेकिन आपने तो देखा होगा कि 1975 के आसपास जो है संजय गांधी ने जबरिया नसबंदी, जो संजय गांधी कांग्रेस के सांसद थे, बहुत ही प्रभावशाली नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जबरिया नसबंदी करवाई और लोगों के बलात् परिवार नियोजन के ऑपरेशन हुआ। उसका बड़ा विरोध हुआ, और इतना विरोध हुआ कि संजय गांधी, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। तो हमारे यहाँ इस तरह से कोई कानून लागू कर पाना कि हम ये तय कर लें कि एक फैमिली 2 बच्चे या एक फैमिली 1 बच्चा, बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये है कि कोई जनजागरण लाके तो हम आज तक जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर जनजागरण लाके हम जनसंख्या नियंत्रित कर पाते होते तो हम नंबर 1 कैसे होते? हम तो होना ही नहीं चाहिए था। तो फिर क्या रास्ता है? क्या ये जनसंख्या विस्फोट जैसा हो रहा है, होने दें, भगवान भरोसे छोड़ दें? और हमारे यहाँ तो मानते ही हैं कि संतान जो है वो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है। तो क्या करें, क्या इसका रास्ता क्या है? वास्तव में क्या तानाशाही पे आना पड़ेगा? वास्तव में तानाशाही हमारे देश की प्रवृत्ति नहीं है, और ऐसे में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना होगा। स्वेच्छा से परिवार नियंत्रित नहीं होंगे, और जनसंख्या नियंत्रण का जब कानून बनेगा, लोगों को लगेगा कि अधिक बच्चे होने पर उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और कई मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इतना दबाव बहुत ज़रूरी है, और जब ये कानून बन जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रुकेगी, और जनसंख्या विस्फोट से जो अभिशाप हो सकते हैं हमारे जीवन के लिए, जो अभिशाप हमारे लोगों की मुस्कुराहट को ख़त्म कर सकते हैं, हमारे सब लोगों के तनाव को बढ़ा सकते हैं, चिंताओं को बढ़ा सकते हैं, उसमें कमी आएंगी। तो कानून बनाने से इसका रास्ता निकलेगा, मगर ये कोई छोटी बात नहीं है। वास्तव में कानून बनाना, जनसंख्या नियंत्रण का कानून आसान नहीं है, लेकिन सरकार को हिम्मत करना होगी, और हिम्मत करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित देश बनाने के लिए, और दुनिया को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए। वन फैमिली, एक परिवार 2 बच्चे की नीति। सर 2 में तो हम यहाँ तक पहुँच गए, अभी हमको 1 फैमिली 1 चाइल्ड पे जाना पड़ेगा। हम ये जो 1 फैमिली 1 चाइल्ड वाली बात तो अभी इसलिए नहीं होगी कि हमने तो नारा दिया था 1956 में, पूरे देश में एक नारा दिया, सरकार ने नारा दिया, हम 2 हमारे 2, 1 फैमिली 2 चाइल्ड, हम 2 हमारे 2। लेकिन वो नारा कामयाब नहीं हुआ है, उसको लोगों ने स्वेच्छा से नहीं माना है। और अब यदि मान लीजिए हम एक परिवार, हम 2 हमारा 1 का यदि ये नारा चला दें, ये कानून भी बना दें, तो कुछ समय बाद में मुझे लगता है सर इस मंच में एक नारा देना चाहिए, एक ही बच्चा सबसे अच्छा। एक ही बच्चा चीन की तरह स्थिति बन जाएगी, जिस तरह से चीन ने कठोर नियंत्रण किया था जनसंख्या के ऊपर और तानाशाही रूप से। लेकिन उसको भी लगा कि अनुकूलता ये होती कि वो कठोरतापूर्वक 1 बच्चे की नीति की जगह एक परिवार, एक दंपत्ति 2 बच्चों की नीति अपनाते। अब चीन उसको सुधार रहा है, चीन उस भूल को सुधार रहा है कि अब कम से कम हमारे देश के अंदर 1 दंपत्ति 2 बच्चे हों, वो 3 का भी प्रोत्साहन के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में 1 दंपत्ति 1 बच्चे की जो नीति होगी, उससे 20 साल के अंदर फिर से कहीं लगेगा कि जनसंख्या, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। और 2065 तक अभी जो नए आंकड़े आ रहे हैं कि यदि हम 1 परिवार 1 दंपत्ति 2 बच्चों की नीति पे भी आगे बढ़ेंगे तो 2065 तक हमारे देश में युवा आबादी की कमी नहीं होगी। 2065 तक पूरी दुनिया में भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश बना रहेगा, और ये युवा आबादी देश की तस्वीर बदल सकेगी यदि इनकी मुट्ठियों के अंदर हम कौशल विकास के मूल मंत्र दे देंगे, नए दौर की डिजिटल स्किल्स दे देंगे। सर अब मैं थोड़ा सा आपको अर्थशास्त्र से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अर्थशास्त्र का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी है, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है अब तो बाजार तय करता है। बाजार बहुत बड़ी शक्ति हो गई है। क्या विश्व का सबसे बड़ा बाजार होने का लाभ हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिल सकता है? अमेरिका को अगर अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स बेचना है तो भारत में वो भोजपुरी का विज्ञापन करते हैं, आमिर खान उनका भोजपुरी विज्ञापन करते हैं। हमारे जितने भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो सब भारत की तरफ देखते हैं। तो क्या हम अपनी इस बड़े बाजार का लाभ उठा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मनवाने के लिए?
और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम जो दुनिया के दिग्गज देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, या जिसको हम रूस बोलते हैं, रशिया बोलते हैं, ये इन देशों पर हम हमारे सबसे बड़े बाजार होने का दबाव डाल के इन्हें चीन के विरुद्ध और पाकिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से दुनिया का अर्थशास्त्र जनसंख्या की ताकत के आधार पर आगे बढ़ रहा है। इस समय तक 2023 के पहले तक चीन का जो बड़ा जनसंख्या का बाजार था, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का, उसकी जगह हम खास बातें देखें, चीन में दुनिया का सबसे अधिक विदेशी निवेश, चीन में दुनिया की सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चीन में जो दुनिया का उत्पादन होता है दूसरी कंपनियों का, उसका सबसे ज़्यादा निर्यात। तो एक बड़े बाजार के बड़े लाभ होते हैं और बड़े बाजार के लाभ उस देश को मिलते हैं आर्थिक शक्ति के रूप में और लोगों की ताकत बनाने में। हमारा देश इस समय जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, हमें कई लाभ होंगे। ये लाभ होंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। और अभी से एक प्रवाह शुरू हो गया है, जैसे जैसे दुनिया में चीन की नकारात्मकता बढ़ी है, भारत में विदेशी कंपनियां आ रही हैं, भारत के निर्यात बढ़ रहे हैं। और इन सब के अलावा पूरी दुनिया में भारत की राजनीति, भारत के राजनीतिक नेतृत्व का महत्व बढ़ रहा है। कोई कल्पना करें कि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मान के देश के 17,000 युवाओं को तिरंगा झंडा के साथ में वे भारत लेके आए। ये बहुत बड़ी ताकत है। और अभी कावेरी ऑपरेशन किया गया, कावेरी ऑपरेशन के अंतर्गत सूडान में जो फंसे हुए भारतीय थे, 3200 भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हुए भारत ले आया गया और दुनिया भी देखती रही। ये भारत की ताकत है। अभी G20 का भारत अध्यक्ष है और पूरी दुनिया के कोने कोने से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वे देख रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से भारत की आर्थिक ताकत भी है और भारत की जो नई जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या है, वो भारत की आर्थिक ताकत को और अधिक आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगी और हमारा नेतृत्व दुनिया में और बढ़ेगा। और जो एक कल्पना की जा रही है 2030 में दुनिया की बड़ी तीसरी आर्थिक महाशक्ति और 2047 में दुनिया का विकसित देश बनने का, उसमें हमारी आबादी और हमारी युवा आबादी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात अगर हम छोड़ दें तो हमारे जो घरेलू उत्पादक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन करने वाले लोग, हमारे भारतीय व्यापारी हैं, भारतीय उद्योगपति हैं, क्या ये इस वर्कफोर्स का, इस बढ़ती आबादी का लाभ ले सकते हैं? एक बाजार तो हमको भी मिला है अपने प्रोडक्शन के लिए, लेकिन फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ आज भी जो है हमारा जो आयात निर्यात का जो बैलेंस शीट है वो डेफिसिट में है, घाटे में है। वो इसलिए कि चीन से हमारा जो है वो आयात निर्यात का जो घाटा बढ़ता ही जा रहा है, व्यापार घाटा। तो क्या हम एक आत्मनिर्भर देश की कल्पना कर सकते हैं 142 करोड़ होने के बाद कि हम हमारा सारा काम ताम झाम जो है वो भारत में पैदा करेंगे और इससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा बाजार भी सस्ता होगा और हमारे उद्योगपति, भारतीय व्यापार को, भारतीय जगत को फायदा होगा? क्या हम ऐसी ये रणनीति बना सकते हैं? निश्चित रूप से देश की बढ़ती आबादी देश के घरेलू बाजार को भी आगे बढ़ाएगी और विदेशों में भी देश के निर्यात को आगे बढ़ाएगी। सबसे खास बात यह कि अब जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला है, जैसा आपने भी कहा, 2020 से भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके बड़े महत्वपूर्ण लाभ हो रहे हैं। सरकार के द्वारा जो घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिए गए और देश की अधिक जनसंख्या के द्वारा उसका समर्थन किया गया, उसके कारण हमारे घरेलू उत्पाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कितनी तेज़ी से आगे बढ़ें कि आज पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन बनाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे क्रम पे है। आज पूरी दुनिया में जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर दवाइयों के उत्पादन है, उसके अंदर पूरी दुनिया में मात्रा के आधार पर भारत तीसरे क्रम पे है। और हम आगे बढ़े कि ऑटोमोबाइल, पूरी दुनिया में भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में पूरी दुनिया में तीसरे क्रम पे। ये सारी भारत की ताकत है। इनसे भी ज़्यादा आज पूरी दुनिया में भारत 9वें क्रम पर दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। तो ये हमारी ताकत है और देश की जो जनसंख्या है उससे बाजार भी मिलेगा
और हमारी घरेलू खपत के कारण घरेलू उद्योग भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार अवसरों का भी निर्माण होगा। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द ग्लोबल की जो अभियान की बातें हैं वो भी बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगी। लेकिन सर, इतना सबके बावजूद भी जनसंख्या बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी, गरीबी भी बढ़ेगी। क्या उस दिशा में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के कारण बढ़ती हुई आबादी है। आज अगर हमारे नैतिक मूल्य कम हुए हैं, आज अगर जराइम पेशा बढ़ा है, अपराधी बढ़ी है, हिंसा बढ़ी है, वर्ग संघर्ष बढ़ा है, क्लास कन्फ्लिक्ट बढ़ा है, तो उसका बहुत बड़े वजह है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। आज समाज में जो वैमनस्यता है और जिस तरह की हमारी सामाजिक परिस्थितियां बन रही कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे पास जंगल हम काट रहे हैं, पर्यावरण की स्थितियां खराब हो रही, उस सब के लिए भी तो आबादी जिम्मेदार है। तो भारत इन चुनौतियों से कैसे जूझेगा? निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी और दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनना भारत के लिए चुनौतियों और खतरों को भी उपस्थित करते हुए दिखाई देगा। सबसे खास बात यह है कि बेरोजगारी की जो स्थिति है उसे बढ़ने से रोकना होगा और उसके लिए कौशल प्रशिक्षण, नए दौर की डिजिटल स्किल जरूरी होगी। ये जरूरी है कि सरकार के द्वारा आम आदमी की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी पूर्ति के लिए इस तरह से अभियान चलाए जाए कि कृषि और उद्योगों को भी बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया जाए और वहाँ रोजगार के अवसर अधिक मात्रा में निर्मित किए जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई पीढ़ी को नए दौर की ज़रूरत के अनुरूप यदि हम तैयार कर पाए तो उससे बढ़ती हुई जनसंख्या जो अभिशाप भी बन सकती है वो कहीं वरदान बनते हुए दिखाई देगी। तो ये जो हैप्पी इंडेक्स आता है उसमें जो खुशनुमा देश हैं, जो सबसे ज़्यादा खुश देश हैं, वो बहुत छोटे छोटे देश हैं। किसी की आबादी 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो हमारे भोपाल इंदौर से भी छोटे हैं और वो खुश हैं, खुशी में नंबर 1 है। वो पर्यटन पे खूब पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य उनके यहाँ फ्री है, शिक्षा उनके यहाँ फ्री है, उनके ऊपर कोई उनके व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार उनके खाने की चिंता करती है, उनके पढ़ाई की चिंता करती है, उनके हेल्थ की चिंता करती है। वो जो कमाते हैं वो अपने मौज मस्ती के लिए कमाते हैं, अपने घूमने फिरने के लिए कमाते हैं। तो उससे तो ये लगता है कि खुशी का संबंध कम आबादी से है। और अगर हम देखें दूसरी तरफ तो चीन और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ दुखी दुख पसरा हुआ है, रोज़ झगड़े हैं, रोज़ फसाद हैं, रोज़ विवाद हैं। तो क्या खुशी का फार्मूला कम आबादी में है या विकास का फार्मूला ज़्यादा आबादी में? निसंदेह बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि हम वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स को देखें तो उसमें फिनलैंड पूरी दुनिया में पहले क्रम पर है। वहाँ की आबादी भी कम है, वहाँ उद्योगों का, कारोबार का विकास भी है और लोगों के मस्तिष्क में वहाँ खुशियाँ भी हैं, तनाव भी कम है। तो ये एक कारण तो जनसंख्या भी है, लेकिन वहाँ पर भावनात्मक रूप से जिस तरह से लोग विकास में मदद करते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं, वे सारी बातें तेज़ी से अधिक आबादी वाले जो देश हैं उनके अंदर बहुत कम है। यही कारण है कि हैप्पी इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। तो हम जनसंख्या में भी आगे बढ़े हैं, लेकिन जनसंख्या के साथ में गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, इनकी तरफ भी यदि हम आगे बढ़ेंगे तो खुशियों के पैमाने भी आगे बढ़ेंगे और बढ़ी हुई जनसंख्या वरदान दिखाई देगी। अन्यथा इन सबको यदि नहीं कर पाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए एक गंभीर खतरा होगी और अभिशाप भी बन सकती है। इस अभिशाप को रोकने में हम सबकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। आपने सुना, जयंतीलाल जी भंडारी कह रहे थे कि बढ़ी हुई जनसंख्या एक बड़ा अभिशाप है, खतरा है। अगर इस खतरे से निपटना है तो हमें इस बढ़ी हुई जनसंख्या को कौशल निपुण बनाना पड़ेगा। कौशल इनके हाथों में, इनकी मुट्ठियों में कौशल यानी कामकाज सौंपना होगा, रोजगार सौंपना होंगे। ये बात सही है कि नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात होती है, लेकिन शायद ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा नंबर 1 होना नहीं चाहते थे। ये नंबर 1 हम आबादी में हुए हैं, उससे कोई बहुत खुशी का विषय नहीं है। खुशी तो तब होगी जब हम हैप्पी इंडेक्स में नंबर 1 होंगे, और वो अभी तो मुझे टेढ़ी खीर दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर भंडारी कह रहे हैं कि अगर वर्कफोर्स को बनाए रखना है तो हमें एक परिवार और 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, इस नीति पर
सख्ती से अमल करना पड़ेगा और कानून बनाना पड़ेगा। कानून के ज़रिए हम जनसंख्या को नियंत्रित करें, क्योंकि हमारी आबादी जो है, हमारे लोग, हम भारतीय जो हैं वो कानून की ही सुनते हैं। जागरूकता से और चेतनता से वो संभल जाएं, ऐसा देखने में नहीं आया है। अगर हम संभल पाते तो चीन से आगे कैसे निकल पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।